चलिए, सबको पता है कि पितृपक्ष जो है स्टार्ट होने वाले हैं और आप अलग अलग तरह के रिचुअल्स करेंगे, अलग अलग तरह की रेमेडीज भी करेंगे। ठीक है, मोस्टली लोगों को पितृपक्ष की रेमेडीज पता होती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाल किताब ऋण के ऊपर है कि कौन से ऋण हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, या कौन से पूर्व जन्म में जो ऋण है जो आप इस जन्म में लेकर आए हो, उसकी वजह से भी आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो जो रिचुअल कराए जाते हैं या वो जो रेमेडीज कराई जाती हैं, वो आपको पितृ पक्ष में अगर आप करते हो तो उसके इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मैं तो पढ़ाने वाली नहीं हूँ, आज हमें पढ़ाएंगे इशिता मैम लाल किताब ऋण के बारे में। वेलकम इशिता मैम। मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं मैम, नहीं, वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रहा है वॉइस। प्लीज चेक कीजिए एक बार। Am I audible now, ma'am? यस मैम, यस मैम। Okay, great, great, great. Yeah. Okay. So, am I audible to everybody? अगर किसी को कुछ भी हो तो you all can please ask me questions in between also. Okay. मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम इशिता नाथुराम का है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने लाल किताब में मास्टर्स किया है। पर्सनली मैं लाल किताब से बहुत ज्यादा रेजोनेट तकल्लुफ करती हूँ, बिकॉज पिछले 1 साल से मैं लाल किताब को प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, इसकी रेमेडीज भी फॉलो कर रही हूँ। जस्ट जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितनी सटीकता से हमें चीजों का पता चलता है, हम रेमेडीज करते हैं, सेम हम लाल किताब के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सेशन लाल किताब डेप्थ, लाल किताब ऋण के ऊपर है। पर इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं, आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आप में से किसी ने कभी लाल किताब के बारे में पढ़ा है, लाल किताब की रेमेडीज की है? आपकी लाल किताब के बारे में क्या सोच है? इफ यू ऑल कैन प्लीज पार्टिसिपेट एंड टेल मी। पूनम मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो मैम, नो, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ सुना है लाल किताब के बारे में, लेकिन कुछ कभी किया नहीं है। वेरी गुड। ये बेस्ट सिचुएशन होता है जब आप किसी भी नॉलेज को उसके प्योर फॉर्म में लेते हैं, तो हमारे परसेप्शंस ही नहीं कैरी होते। वेरी नाइस। और कोई अगर कुछ कहना चाहेगा प्लीज? यस, रश्मिता जी। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ, मैंने सुना तो है। उसमें रेमेडी बहुत पावरफुल होती है, ये मैंने सुना है। रेमेडी बहुत ओके। सटीक होती है और बहुत ही रिजल्ट उसका बहुत पावरफुल होता है। राइट, वेरी नाइस। ओके। तो यस, जैसे आपने कहा कि लाल किताब बेसिकली पॉपुलर ही हुई है उसकी रेमेडीज के कारण। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी रेमेडीज पावरफुल है, क्योंकि उसकी रेमेडीज है सिंपल। सिंपल से मतलब है आप खुद अपने हाथों से वो रेमेडीज इजी और कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। और उसकी सिंपलिसिटी ही उसकी रेमेडी का एक्चुअल पावर है। लाल किताब अपने आप में 5 बुक्स का एक कलेक्शन है। 5 बुक्स का कलेक्शन, जिन्हें ये 5 बुक्स को मिलाकर इसमें आपकी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न चार्ट होता है और उसके साथ 16 वर्ग चार्ट्स होते हैं, लाल किताब में दो मेन चार्ट होते हैं। एक होता है आपका D1 चार्ट, जो होता है आपका लग्न चार्ट। आप सबको ये लग्न चार्ट क्या होता है उसकी जानकारी है? मुझे खाली थम्स अप दे दीजिए, वरना मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। जस्ट थम्स अप। सबको पता है व्हाट इज D1 लग्न चार्ट? ओके, ग्रेट। तो वो बेसिकली आपका मेन बर्थ हॉरोस्कोप होता है, जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। इसके अलावा लाल किताब में बनता है एक वर्ष फल। एक वर्ष फल, वर्ष फल लाल किताब का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी कुंडली है जो आपके इस बर्थडे से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक बनती है। एक साल में आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, प्लैनेट की पोजीशंस कहाँ पर क्या प्लेस्ड है,
जिसके कारण आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होने वाले, उसका हमको एक ब्रीफ आइडिया आ जाता है। आज जब हम लाल किताब ऋण की बात करते हैं तो ये हम देखते हैं सिर्फ D1 चार्ट से, D1 आपके लग्न चार्ट से, वर्ष फल से हम ऋणों को नहीं देखते। हम कहते हैं कि हम क्या ही लाए हैं अपने साथ, हम क्या ही ले जाएंगे। सही बात है, फिजिकली तो हम कुछ भी नहीं लाए हैं हमारे साथ, पर जैसे गीता में ही लिखा है, शरीर नश्वर है पर आत्मा नहीं। हम हमारे कर्मों को साथ लाए ही हैं, अच्छे कर्म, जो भी हमने कर्म किए अच्छे हो, और कुछ ऐसे कर्म जो शायद अननोइंगली हमसे कभी किसी जन्म में हो गए होंगे। पर जो लाल किताब के ऋण है, इनफैक्ट जो भी डेप्थ है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ये सिर्फ आपके कर्मों से अटैच नहीं होता। जितने भी डेप्थ है, जितने भी ऋण है, ये आपके पूर्वज, आपकी फैमिली लीनिएज से कनेक्टेड होता है। इसीलिए लाल किताब के उपाय में हम इन चीजों को इंक्लूड करके ये रेमेडीज बताते हैं, जहां पर सिर्फ आप अपने ही कर्मों का नहीं बल्कि काफी हद तक सारे एंसेस्ट्रल कर्मों का भी थोड़ा सा ऋण उतार ही सकते हैं। मैम, कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? यस मैम। या अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछना हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो आई विल नो कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कहीं पर। तो सब हिंदी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, सबको लैंग्वेज क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट। हम एक स्लाइड और ऊपर जाना है, हमें एक स्लाइड स्टार्टिंग से और एक स्लाइड ऊपर ना है। हाँ, तो व्हाट आर लाल किताब डेप्थ? लाल किताब ऋण होते क्या है? इन शॉर्ट, अभी तक हम जो बात करते आए हैं, ये कुछ कार्मिक बर्डन्स हैं जो हम हमारे पास्ट लाइफ से लाए हैं, चाहे हमारे थ्रू एंसेस्टर्स या फैमिली लीनेज। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप सब म्यूट पे जा सकते हैं तो, किसी किसी का वॉइस ऑन था। ओके, या थैंक यू। अब ये जो कुछ कर्ज होते हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जब तक हम इन कर्जों को उतार नहीं देते, हमारा न्यू हिसाब चालू नहीं होता। ये हमारे कार्मिक हिसाबों में जुड़ते रहते हैं। तो सेंसिबल है, सबसे पहला यही है कि आप इन कर्जों को उतार दें। और हमारी कुंडली जो हमारा कार्मिक फल है, इन्हें देखकर हमें आसानी से पता चल जाता है कि ऐसे कौन से ऋण है जो हम हमारे साथ लाए हैं। ये हमारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने ही कर्मों का हिसाब सिंपल वे में करके एक न्यू अकाउंट खोलने के लिए। मैम, नेक्स्ट स्लाइड। लाल किताब डेप्थ की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भले ही लाल किताब की रेमेडीज कितनी भी पावरफुल हो, सिंपल हो, इफेक्टिव हो, पहले प्रथम पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ क्लियर होंगे तो ही ये उपाय आपके लिए काम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है अरे हम तो ये काफी टाइम से कर रहे हैं, हमारे तो उपाय के काम भी नहीं कर रहे। हो सकता है कहीं ना कहीं ये डेप्थ अभी तक चुके नहीं हैं, ये ऋण अभी तक उतरे नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितनी हमें इश्यूज फेस हो रही है हमारी लाइफ में, चाहे कभी शादी को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, करियर को लेके हो, ये एनर्जी जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वो आपको आपकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए नहीं है। ये हमारी ही कर्मा है जिससे हमें क्लेंस करना है, जिससे कि हम हमारे न्यू कर्मास को क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्थ हमेशा लग्न आपके बर्थ हॉरोस्कोप से चेक किया जाता है, ना कि वर्गा चार्ट से या वर्षफल से। केवल और केवल लग्न चार्ट, चंद्र कुंडली से भी नहीं, केवल लग्न चार्ट। ये हमारे एंसेस्टर फैमिली लीनिएज जो हमारे अपने एक्शन से भी अराइव हो सकता है। लाल किताब की एक और ब्यूटी है, लाल किताब खाली ये नहीं कहता कि आपकी कुंडली में क्योंकि ये ग्रह यहाँ जाके बैठ गया भाई आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कभी कभी
हम खाली जब किसी से बात करते हैं उनकी लाइफ की सिचुएशन को समझकर ये बता सकते हैं कि शायद ये ग्रह इनको ये तकलीफ दे रहा है, कुंडली में ये ग्रह ऐसा बैठा हुआ है। लाल किताब फोकस करता है ऑन सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी तकलीफें हैं, वो सिम्टम्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये इनके कारण शायद ये सिम्टम्स आ रहे हैं। एक और ब्यूटी है कि कभी कभी ना एनर्जी अपने आप को खुद बैलेंस कर लेती है, ये कुदरत का खेल है। इसलिए आपको लगा होगा कि भाई मेरी कुंडली में तो ये योग है, पर फिर भी मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप खुद ही नहीं जानते होंगे कि इस जन्म के क्रियामान कर्मों से आपने शायद अननोइंगली अपने वो कर्ज उतार भी दिए हो। क्रियामान कर्म मतलब आपके इस जन्म की डे टू डे। हाँ, जितना ज्यादा डेप्थ हो जाता है कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स और आ जाती है। मैंने नोटिस किया है अपने प्रैक्टिस में, कभी कभी जब हम कुंडली देखते हैं एक ही परिवार की, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट अगर किसी का मून 6th हाउस में है, घर के सभी मेंबर्स की मून हमें 6th हाउस में मिल जाते हैं। कभी कभी अगर सन और राहु का कंजंक्शन मिल जाता है तो शायद फैमिली के 2-3 मेंबर्स की कुंडली में भी हमें वो मिल जाता है। नेचर का अपना एक चलने का बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है। इसीलिए जब हो जाता है कि कभी कभी फैमिली के दोनों तीनों कुंडलियों में भी ये ऋण हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। लाल किताब में 9 तरीके के ऋण हैं, 9 डेप्थ, 9 ऋण बताए गए हैं। वैसे तो अगर हम देखने जाए तो हर एक ऋण एक एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है प्राइमरली, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बहन बेटी का डेप्थ कर दिया तो हमने खाली मर्क्यूरी के हिसाब से वो ऋण को आइडेंटिफाई कर दिया। उसको आइडेंटिफाई करने के कंडीशंस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के कंडीशंस होते हैं। बट प्राइमरली ये जो 9 ऋण है ये एक एक प्लैनेट से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। आज के हमारे वेबिनार में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे पितृ ऋण, डेप्थ टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स, जिसे हम गुरु दोष, गुरु ऋण और लाल किताब में उसको पितृ ऋण भी कहते हैं। फिर दूसरा ऋण है स्त्री डेप्थ, जो क्रिएट होता है शुक्र ग्रह के अफ्लिक्टेड होने के कारण या शुक्र ग्रह के कारण। डेप्थ ऑफ मदर, माँ का ऋण जो मून से इफेक्टेड हो जाता है। सेल्फ का ऋण जो सूर्य से होता है। बहन बेटी का जिसमें बुध, आपका प्लैनेट जो बुध है, जो आपकी बहन बेटी साली मासी बुआ इन सबको रिप्रेजेंट करता है, उससे क्रिएट हो जाता है। जालिमाना डेप्थ जिसको हम क्रुएलिटी डेप्थ कहते हैं वो क्रिएट होता है सैटर्न, शनि ग्रह से। रिलेटिव्स का डेप्थ जो आइडियली क्रिएट होता है मार्स, मंगल से। अननोन डेप्थ जो क्रिएट होता है राहु से। और डिवाइन डेप्थ जो क्रिएट होता है केतु से। आज हमारे वेबिनार में हम आपको पितृ ऋण के बारे में बताएंगे कि उसकी कंडीशंस क्या है, उसके उपाय क्या है, उसको समझना क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है। इसी तरीके से जो हमारा कोर्स आने वाला है ऑन 6th and 7th September, 6th and 7th September इस वीकेंड पर हम सारे 9 के 9 ऋण डिस्कस करेंगे। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही पर्पस है कि इस पितृपक्ष में आप अपने ऋणों को आइडेंटिफाई करके उनका उपाय कर लीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष अपने आप में एक बहुत ही पावन महीना, पावन टाइम होता है जिसमें किए गए उपायों का इफेक्ट डबल हो जाता है। तो ये 9 ऋणों में से आपकी कुंडली में से कौन से ऋण निकल के आ रहे, 1, 2, 3, कितने भी, वो समझकर आप उनका उपाय ये पितृपक्ष में ही कर सकते हैं, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे कोर्स में। नेक्स्ट वन मैम। अभी तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, किसी की कोई भी शंका, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो प्लीज मुझे हैंड रेज करके बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। इज एवरीबॉडी क्लियर? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ये प्लीज गिव लाल मी अ किताब में ये कहते हैं कि बैक फायर करते हैं उपाय। आई एम सॉरी हु इज टॉकिंग? हाथ रेज कीजिए प्लीज, आई कांट आइडेंटिफाई। ये लाल किताब के बताते हैं ये बैक फायर करते हैं उपाय।
बैकफायर उपाय करते जब आप उपाय सही वे में नहीं करते, सही कंसल्टेंसी से नहीं करते। उपाय तो बैकफायर कर सकते हैं बट सही वे में उनको समझकर नहीं करेंगे तो। लाल किताब के जो उपाय, इसीलिए हम यहाँ पर खाली आपको जेनेरिक, देखिए लाल किताब के दो उपाय हैं। जस्ट बिकॉज आपने ये टॉपिक रेज किया, मैं आपको बताती हूँ दो टाइप के उपाय होते हैं। एक होता है जेनेरिक उपाय, जनरल उपाय, और एक होते हैं स्पेसिफिक उपाय। जनरल उपाय वो होते हैं जो कोई भी कर सकता है। स्पेसिफिक उपाय वही होता है जो आपको बताए गए हैं थ्रू एन एक्सपर्ट कंसल्टेंसी, तब वो बैकफायर नहीं करते। उनको करने का एक तरीका होता है, एक दिन होता है, एक बार होता है, एक होरा होती है, सब डिटेल में बताकर फिर वो उपाय किए जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज पितृऋण गुरु दोष। अभी हम सब जानते हैं कि जो गुरु बृहस्पति प्लैनेट है वो नवम भाव के भी स्वामी हैं। बाय द वे लाल किताब में सिर्फ काल पुरुष कुंडली चलती है, मतलब 1 से लेके 12 तक की जो राशि है वो लाल किताब कुंडली में फिक्स होती है। आपके असेंडेंट में नवम भाव में हो सकता है 11 नंबर की राशि हो, शनि की राशि पड़ गई, हो सकता है 5 नंबर की राशि हो जो कि सूर्य की राशि हो। पर जब हम लाल किताब की कुंडली बनाते हैं तो नवम भाव में 9 नंबर की सैजिटेरियस की गुरु की ही राशि मानी जाएगी। ये एक तरीका है लाल किताब कुंडली को बनाने का और फिर उसको एनालाइज करने का। पितृऋण गुरु दोष, जैसे हम सब जानते हैं कि जुपिटर ग्रह जो है वो हमारी वेल्थ, हमारी सेविंग्स, हमारी ग्रोथ, हमारे एक्सपेंशन, हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट, अगर आपको फेम है तो फेम सूर्य है, पर सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है वो जुपिटर है। ये सब कनेक्टेड है गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह से। ऐसे कहते हैं कि अगर हमें हमारे एंसेस्टर्स की ही ब्लेसिंग नहीं, हमें हमारे पूर्वजों की ही ब्लेसिंग नहीं, जो नवम भाव को बताया जाता है, नवम भाव मतलब ब्लेसिंग्स, तो जिंदगी में हम कितनी भी कोशिश करें, शायद हम अर्निंग्स तो करेंगे पर उस लेवल की नहीं। वो जो नवम भाव है, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको गुरु दोष से। मैं आपको आगे कंडीशंस बताऊंगी, बट मैं आपको इस दोष से इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का, जो कि गुरु ग्रह से मिलती है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि हम पैसा तो कमाते हैं बट बहुत स्ट्रगल, काफी हर्डल्स होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितनी मेहनत, जितनी चेष्टा हम कर रहे हैं शायद हमें उतना मिलता नहीं है। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुरु दोष ठीक करने से आपकी ये कंडीशन ठीक हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में हम काफी चीजें देखते हैं, पर ये इसके प्राइम सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जुपिटर रिस्पॉन्सिबल ही ग्रोथ, एक्सपेंशन, वेल्थ, सेविंग्स, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स, इन सब के लिए। तो अब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली ग्रोथ स्टॉप हो गई, सडनली डाउनफॉल होने आ गया, सडनली जिस स्पेस पे हम राइज कर रहे थे उसमें कुछ चेंजेस आने लग गए। हो सकता है आपकी कुंडली में एक गुरु दोष हो। फिर जैसे आप जॉब में होते हो तो प्रमोशंस डेफिनेटली सूर्य से भी देखे जाते हैं, पर उसमें गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ग्रोथ मिलती है, आपका एक्सपेंशन होता है, आपकी प्रोफाइल का एक्सपेंशन होता है। कभी कभी बॉसेस जो अगेन सूर्य से भी आइडेंटिफाई करते हैं, बट उनसे भी, क्योंकि वो आपके अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो रोल आपके बड़े आपके घर के लिए प्ले करते हैं, एंसेस्टर्स, आपके जो घर के दादाजी है वो आपके घर में प्ले करते हैं, ऑफिस में वही वो बड़े हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है कि अगर ऑफिस में आपको थोड़ी अपने अथॉरिटी फिगर्स, अपने बड़ों के साथ में इश्यूज हो रही है, तो सूर्य के हो सकता है इफेक्ट होने के साथ साथ एक गुरु दोष का भी सिम्टम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हार्डवर्क तो बहुत करते हैं पर आपको उसका इतना रिकग्निशन, उसको आपको इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता कि हाँ, बोलते हैं ना, एक कभी कभी हर चीज पैसों की नहीं होती, कभी कभी हमारी एक ईगो सेटिस्फैक्शन की होती है, हमारी एक मन की तसल्ली, मन की खुशी की भी होती है कि हाँ हमने इतना किया, हमें कम से कम उसके लिए एक्नॉलेज तो कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम करते तो बहुत है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलता। हो सकता है हमें काफी नॉलेज है, गुरु नॉलेज के भी कारक है, पर जितना नॉलेज है
शायद उतना हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कमाई सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो बहुत ही जरूरी है, एक रिस्पेक्ट भी अपने आप में एक कमाई होती है। हमें जब वहां पे थोड़ा थोड़ा कमी दिखने लगता है तो हम समझ सकते हैं, हो सकता है हमारा गुरु दोष लग रहा हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम बताते हैं लाल किताब में, बाल ग्रे होने लगते हैं। हम देखते हैं काफी यंग एज में भी लोगों के बाल ग्रे होने लगते हैं, काफी कभी कभी बाल उड़ भी जाते हैं। इसको भी हम गुरु दोष का एक सिम्टम मानते हैं एज पर लाल किताब। फिर आपको अगेन वो वर्ली रिस्पेक्ट में, एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जगहसाई हो जाती है, वही नॉलेज है फिर भी थोड़ी जगहसाई हो जाती है। ऐसा क्या है आपके एनवायरनमेंट में जो आपकी रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप जिसके आप कंट्रीब्यूटर हो, आपको वो मिल नहीं पाता? हो सकता है कि आपकी कुंडली में कहीं पे कुछ गुरु दोष हो रहा हो। नाउ वील अंडरस्टैंड कि इस गुरु दोष को कुंडली में हम आइडेंटिफाई कैसे करते, क्या कंडीशन से हमें ये समझ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आप सबने अपनी कुंडलियां देखी तो होगी, आप सबको अपनी D1 चार्ट पता है, सबने अपनी कुंडलियां देखी? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एवरीबॉडी हैज सीन देयर कुंडलीज, एवरीबॉडी नोज कि उनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। D1 चार्ट। अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में, ये 5 घरों में, इन पांचों में से भी 4 घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2, 5, 9, 12। 2, 5, 9, 12, क्योंकि 11 में शनि का प्रभाव ज्यादा होता है, बट फिर भी क्योंकि जुपिटर के भी वहां पे एक इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। कई कई जगहों पर 11th हाउस इंक्लूड नहीं होता, बट हमारी स्टडीज के हिसाब से भी इंक्लूडेड। 2, 5, 9, 11, 12 इन हाउसेस में अगर गुरु ग्रह के 3 एनिमी ग्रह, जो एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि वो उसके मित्र ग्रह है या वो उसके दुश्मन ग्रह है, वो आके बैठ जाए, राहु, बुध, शुक्र, राहु, बुध, शुक्र, तो ऐसी सिचुएशन में गुरु दोष, गुरु डेथ क्रिएट हो जाता है। अब अगर राहु सूर्य के साथ बैठा हो, राहु मून के साथ बैठा हो, राहु मंगल के साथ बैठा हो, तो भी चाहे गुरु के मित्र ग्रह भी बैठे हो, पर अगर गुरु के अपने एनिमी प्लैनेट्स इन घरों में आके बैठ गए तो ये एक गुरु को दोष लगा देते हैं। 2, 5, 9, 11, 12। अब इसमें अगर एक ही ग्रह आके बैठ गया तो गुरु दोष के आपको कुछ सिम्टम्स दिखने मिलेंगे। हो सकता है दोनों ग्रह साथ में आके बैठ जाए, राहु वीनस साथ में आके बैठ जाए, तो उनके 2 दुश्मन आके बैठ गए, तो आपको आपकी लाइफ की 2-4 एरियाज में ये इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि इन घरों में अगर गुरु के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाए तो इसको एक गुरु दोष कहा जाता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली अभी है तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, नहीं है तो ये पॉइंट आपके पास में है, आप अपने घर पे इस कुंडली को चेक कर सकते हैं। ये हम कोर्स में वापस रिपीट करेंगे, जब आप सब कोर्स में जुड़ेंगे अपनी कुंडलियां लेकर ही आना। प्लीज गेट योर कुंडलीज। सेकेंड, अगर गुरु के साथ ही, गुरु ग्रह के साथ ही उनका कोई दुश्मन ग्रह, उनका कोई पाप ग्रह कोई आकर बैठ जाए, पाप ग्रह यहाँ पर आई डोंट मीन बाय द मैलेफिक प्लैनेट्स, वो ग्रह जो गुरु के एनिमिटीज हैं, वो वाले ग्रह, वो आके बैठ जाए तो भी गुरु दोष लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु के साथ में राहु, गुरु के साथ में शुक्र। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि ये कंजंक्शन आपको सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। सब प्लैनेट्स के 2 पहलू होते हैं, नेचर के 2 पहलू होते हैं, हर कंजंक्शन के 2 पहलू होते हैं। बस हमें रेमेडी करके उन कंजंक्शन की एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करना आना चाहिए।
एक खराब से खराब ग्रह, एक खराब से खराब जगह में भी बैठा हुआ आपके क्रियामान कर्मों से, आपकी फ्री विल से, आपके इंटेंशन से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना चालू होता है। वरना तो फ्री विल, हमारी इच्छा शक्ति का मतलब ही क्या हुआ, फिर तो उसका यूज ही क्या हुआ। तो ग्रह हमारे लिए गाइडलाइंस है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम हताश हो जाए कि भाई अब ये कंजंक्शन हो गया, अब लाइफ लॉन्ग मुझे इसके यही फल मिलेंगे, नहीं। सबसे ज्यादा शक्ति होती है हमारे क्रियामान कर्मों में। तो कुंडली में अगर गुरु के साथ में राहु बुध शुक्र ये आके बैठ जाए तो भी उसे एक गुरु दोष लग सकता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं घरों में बैठे। फर्स्ट हाउस जिसमें गुरु को बहुत अच्छा माना गया है, सेवेंथ हाउस में जिसमें गुरु को मीडियम माना गया, बट स्टिल वहां पर भी अगर गुरु का कोई एनिमी प्लैनेट गुरु के साथ आकर बैठ जाए तो भी एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट, कुंडली के 12 घरों में कहीं भी गुरु के साथ में राहु बुध शुक्र ये आकर बैठ जाए तो भी एक गुरु दोष, एक पितृ दोष लग सकता है। शनि और केतु अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, इधर शनि या केतु फोर्थ हाउस में आ जाए और मून 10th हाउस में हो जाए तो भी इसको हम एक गुरु दोष कहते हैं। इनफैक्ट एक छोटी सी टिप यहाँ पर, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट, एकदम गुरु दोष का कंडीशन नहीं है ये एज पर लाल किताब, पर अगर आपकी कुंडली में मून चंद्रमा इफेक्टेड हुआ तो वो जुपिटर के रिजल्ट्स को स्पॉइल करेगा ही। ये एक लाल किताब के एनालिसिस की टेक्निक होती है कि लाल किताब में मित्र ग्रहों को और दुश्मन ग्रहों की यूपीए को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मून थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर के भी उनके कारक तत्वों में कमी लाएगा ही, ऑल्दो उसको ऋण नहीं माना जाता। बट यस, आपकी वो जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए अगर इनमें नहीं हो रहे हैं पर फिर भी आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हो सकता है आपका मून इफेक्टेड हो। These are the main conditions to identify the Pikrin, the Guru dosh. ये सब आपको क्लियर हुआ, all the 3 conditions that we discussed? किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है about this? If it's clear, please give me a thumbs up so that we can go ahead to the next slide. Okay, everybody clear with this? Great. अब हम next slide cover करेंगे जो है इसी गुरु दोष के उपाय। अच्छा, ओके, यस, उपाय का द बेसिक रीजन जो हमने स्टार्ट ही किया था, मैम नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट वाली, कि श्राद्ध इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस रेमेडी। आइडियली आप श्राद्ध महीने में, श्राद्ध की जो पीरियड है उसमें आप ये रेमेडी कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये पीरियड ही बहुत पावन होता है, बहुत यूनिक प्योर होता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम सजेस्ट करते हैं कि गुरु दोष की रेमेडीज आप सिर्फ शुक्ल पक्ष में कीजिए, ऑन अ थर्सडे, शुक्ल पक्ष ऑन अ थर्सडे। अगर आप श्राद्ध के ये 15 दिनों में कर रहे हैं तो यू आर फ्री टू डू एनी टाइम, बट इसमें भी अगर आप थर्सडे लेंगे तो इट इज बेटर, बट अदरवाइज यू शुड डू इट इन द शुक्ल पक्ष थर्सडे। एंड प्लीज ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, लाल किताब की कोई भी रेमेडी नौमी, चतुर्थी और चतुर्दशी ये 3 तिथियों पर शुरू नहीं करनी, ये 3 तिथियों पर शुरू नहीं करनी। आइडियली सजेस्ट करते हैं कि श्राद्ध में आप इन तिथियों पे भी कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि श्राद्ध में भी आप ये 3 तिथियों को अवॉइड कीजिए। नौमी, दैट इज द 9th डे, चतुर्थी 4th एंड चतुर्दशी दैट इज द 14th डे। आप श्राद्ध के टाइम पे भी इट इज बेटर टू अवॉइड इट, बाकी सब दिन हमारे पास है ही। लाल किताब की कोई भी रेमेडी आप कहीं और से भी लेते हैं या आप खुद भी कुछ कहीं पे सुन के करते हैं, कोई वीडियो सुन के करते हैं, ये 3 दिनों पे अगर आपने रेमेडी चालू कर दी, उन दिनों के बीच में ये 3 तिथियां आती है तो नो प्रॉब्लम, बीच में छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है, पर इन दिनों पे शुरू नहीं करना। ओके, यस, जहां तक हो सके लाल किताब की रेमेडीज बिफोर सनसेट करनी है, बिफोर सनसेट, unless otherwise mentioned।
कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है आप रात को कीजिए तो ही रात को कीजिए, तो ही रात को कीजिए, बट जहां तक हो सके बिफोर सनसेट करनी है, और ये 3 तिथियों पे नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाल किताब श्रद्धा को बहुत मानता है। आप जो भी रेमेडी करते हैं अपने मन में बस ईश्वर को ये बोल के करना है कि मैं अपने पूरे सच्चे मन से कर रहा हूँ, अगर कुछ भी यहाँ वहां हो गया, तिथि का, डेट का, इसका उसका, भूल चुक माफ, एंड दैट्स इट। वहम नहीं पालना, वहम नहीं पालना। आपका इंटेंशन ही आपके जो भी सपोज तिथियों के हिसाब से भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर देगा, वहम नहीं पालना। हाँ, तो जैसे हम सब जानते हैं कि श्राद्ध एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स स्वयं धरती पे आते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। एज आई सेड कि ये बहुत ही पायस महीना होता है, इसीलिए इस टाइम पे ये रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में ये कंडीशंस बन रही हैं तो। इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं सैटरडे और संडे, ताकि मंडे से आप जो जो आइडेंटिफाई करें उसकी रेमेडीज आप अच्छे से सिंपल वे में कर सके। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, आई थिंक मैम इज जस्ट गॉन समवेयर। ओके, योर इट इज। पितृऋण गुरु दोष के उपाय। हमने हमारा ये सेशन ही चालू किया था ये बोलकर कि लाल किताब के जो उपाय है वो बहुत पावरफुल है, उनकी पावर है उनकी सिंप्लिसिटी में, उनकी पावर है उनकी सिंप्लिसिटी में। इसीलिए ये पितृऋण के भी उपाय काफी सिंपल है। अभी हम एक वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। रेगुलर वर्शिप एंड सेवा। पीपल का जो झाड़ है, पीपल का जो ट्री है वो स्वयं बृहस्पति है। लाल किताब में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट को एक प्लांट, एक ट्री के साथ भी रिप्रेजेंट किया गया है। फल है, पशु है, पक्षी है, आपकी अनाज है, हर चीज का रिप्रेजेंटेशन हमारे प्लैनेट्स के साथ है ही, बिकॉज इट इज ऑल एनर्जी। तो एनर्जी इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। पीपल का जो पेड़ है वो स्वयं बृहस्पति है। आप निरंतर पीपल पेड़ की सेवा कीजिए, चाहे ये दोष हो भी या ना हो। अगर हो तो नियम ही बना लीजिए, रोज पीपल के पेड़ में थोड़ा सा जल अर्पण करना। बस ये भी करने से धीरे धीरे गुरु दोष का उपाय होना चालू हो जाता है। ऐसे कहते हैं ये भी बहुत अच्छा उपाय, अगर आप एक पीपल का झाड़ प्लांट कर सकते हैं, अगर आप स्वयं पीपल का झाड़ लगा सकते हैं, पर हाँ ये आपको अपने घर से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, इसकी छाया आपके घर पर नहीं आनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाना है। पीपल का पेड़ आप खुद भी प्लांट कर सकते हैं, उसकी आप सेवा कर सकते हैं। सेवा से आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें रोज श्रद्धा से जल डालना है। अगर आप स्वयं भी लगाए तो ये एक बहुत अच्छा कर्म होता है, और बस इस बात का ध्यान रखना है कि छाया घर पे नहीं पड़े, दूर लगाए, ताकि आपके घर से वो थोड़ा दूर रहे। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा उपाय पीपल के पेड़ के द्वारा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो ऋण है ये हमारी फैमिली लीनिएज, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा ही क्रिएट हो सकते हैं, हु नोज, और जानना भी क्यों है, हमें तो इसका उपाय करना है। अब यहाँ पर ये चीज को थोड़ा ठीक से समझिएगा। आपको आपके सारे रिश्तेदारों से, जितने आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, बिगिनिंग फ्रॉम योर दादाजी, दादाजी, आपके पिता, और आपके पिता के भाई, चाहे ताऊ हो या चाचा हो, ये 3 जनरेशन, दादाजी, पिता और ताऊ चाचा और उनके बेटे, पिताजी, आपके पापा, पापा के आपके जो भाई ताऊ चाचा है और उनके बेटे, इसमें बेटियों को इंक्लूड नहीं करना है। ये 3 आप पहले इनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके घर में ये ब्लड रिलेटिव्स कौन है, और ये आइडेंटिफाई होगा आपके ब्लड रिलेटिव से, आपके हस्बैंड से नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आशा सिंह जी है, अगर उनको ये उपाय करना तो आप अपनी फैमिली के मेल मेंबर्स का नोटिंग डाउन करेंगे, आपके दादाजी, आपके पिता, उनके भाई और उनके बच्चे लड़के, राइट। अब आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उनके आगे आप एक अमाउंट लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए लिखे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये अमाउंट आप अपने तरफ से चूज कर सकते हैं। पहले जमाने में सब जॉइंट फैमिली में रहते थे,
तो उनसे पैसे कलेक्ट करना इजी था, हम उनसे मांग सकते थे, सब दे भी देते। आज का जमाना ऑब्वियसली थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। शायद हम साथ में रहते नहीं है, कभी कभी फैमिलीज में बोलचाल भी नहीं होती, कभी कभी हम कंफर्टेबल भी नहीं होते कि हमें आपसे ये रुपए क्यों चाहिए। देखिए, सजेशन तो ये रहेगा, अगर आप उनसे मनी ले सके तो, आप उनसे पैसे ले सके तो, क्योंकि इसका एक मेन रीजन होता है कि हम हमारी ईगो को भी नलिफाई करते हैं, हम हम्बल होते हैं, हम उनसे मांग सकते हैं। बट ये एक सजेशन है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने फैमिली मेंबर से नहीं मांग सकते फॉर व्हाटसोएवर रीजन, आप उनके नाम के आगे एक अमाउंट लिख दीजिए। जिनसे भी आप मांग सकते हैं उनसे उतना ही अमाउंट लेना, जिनसे नहीं मांग सकते उसका 10 गुना, 10 टाइम्स अमाउंट आप अपने तरफ से डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आशा सिंह जी के यहाँ पे 5 मेंबर्स हो गए, 5 मेंबर्स के आगे उन्होंने 10 10 10 10 रुपए लिख लिए, 2 जनों से उन्होंने मांग लिए, 3 जनों से वो मांग नहीं पाए, तो 10 इंटू आप यहाँ पर उनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टाइम्स में वो हो जाएंगे 100 रुपए। इज इट क्लियर? आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? जिनसे भी आप नहीं मांग सकते उनका आपको 10 गुना शेयर अपने तरफ से भरना है। अब ये अमाउंट आप डिसाइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमाउंट आप डिसाइड कीजिए। जो इनिशियल अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने पिता से मांग सकते हैं तो उससे तो आप 200 रुपए मांग लिया और चाचा का आपने 10 रुपया लिख दिया, नहीं। जो अमाउंट आप लिखेंगे आपके सभी अमाउंट वो सेम होना चाहिए। अगर 10 है तो सबके लिए 10, 50 है तो सबके लिए 50। जिनसे आप मांग सकते हैं ठीक, जिनसे नहीं मांग सकते 10 गुना कर दीजिए। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? 3 जनरेशन इंक्लूड करनी है, दादाजी, आपके पापा, उनके भाई और आपके भाई। अब उनके बच्चे नहीं, आपके भाई के बच्चे नहीं, 3 जनरेशन। अब आपको ये जितना भी आपका अमाउंट हुआ इकट्ठा करके आपके जो कुल पुरोहित हैं, मंदिर, ब्राह्मण, कुल पुरोहित, एक मंदिर के पुजारी, ये सब साक्षात बृहस्पति है, ये सब जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही है एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्रोफेशन को भी एक प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है। ब्राह्मण, कुल पुरोहित, मंदिर के प्रीस्ट, ये सब भी बृहस्पति है। क्योंकि हम गुरु दोष डिस्कस करें, इसके उपाय हम इस तरीके से करेंगे उन लोगों के थ्रू जो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे अपनी श्रद्धा, अपनी कैपेसिटी, अपने हिसाब से येलो कलर की, प्राइमरली पीली कलर की चीजें इकट्ठा करके आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके कोई कुल पुरोहित नहीं है, आपकी कोई फैमिली के फिक्स पंडित नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्राह्मण को, मंदिर में किसी भी पुजारी को भी जाकर ये दे सकते हैं। इसमें आप पीली चने की दाल है, केले हैं, पीले वस्त्र है, पीले वस्त्र है, या फिर जैसे मैंगोस का सीजन था तो मैंगो है। अगर आप सोना भी देना चाहे, क्योंकि सोना भी बृहस्पति है, एब्सोल्युटली आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, अमाउंट का फर्क नहीं पड़ता, इट इज अबाउट योर श्रद्धा। आप अपनी कैपेसिटी से इसको दे सकते हैं। एक चीज यहाँ पे खाली नोट कीजिए, जिसके भी गुरु 7वें घर में है, जिसके भी गुरु 7th हाउस में है लग्न चार्ट में, वो वस्त्र का दान ना कीजिए, क्लोथ्स का दान ना कीजिए, ब्राह्मण को भी वस्त्र दान अवॉइड कीजिए। इससे वीनस के रिजल्ट्स में और कमी आ जाती है। अगर गुरु 7th हाउस में, बस ये कंडीशन उनके लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा भी बहुत ऐसी चीजें जो आप दे सकते हैं। अगेन, पीली चीज का मतलब ये नहीं कि आप खाली पीली चीजें ही दीजिए। आप अगर 7 8 चीजें लेके जा रहे हो उसमें पीली चीजों का अमाउंट बढ़ा दीजिए और ज्यादा वो रख लीजिए, बाकी भी आप और कुछ दे सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। बट अगर आप गुरु से रिलेटेड चीजें देंगे तो इट इज बेटर, इट इज एडवाइजेबल। और ये आप उनको दीजिए, ये आपको 1 टाइम करना है, ये रेमेडी 1 टाइम है, ये रिपीट नहीं। मतलब आपकी ऑब्वियसली आपकी इच्छा, आप कितनी बार दे सकते हैं, बट
दिन के हिसाब से इसको एक टाइम करना है। जब आप ये उनको ऑफर करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप उनके चरण स्पर्श करके अपने माथे पर उनसे टीका जरूर लगवाइए, लाल चंदन और हल्दी या केसर का। लाल चंदन नहीं तो हल्दी, नहीं तो केसर का। ये टीका लगाने से ये प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो ये आपको वन टाइम उपाय करना है, मंदिर में जाकर देकर एक टीका लगवाना है। ये तो ऑब्वियसली कहने की बात नहीं है, बट जिनके ये गुरु दोष आता है उनको खास करके गुरु और ब्राह्मण का सदैव रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर स्वयं बृहस्पति, मंदिर स्वयं गुरु ग्रह है। अगर हो सके, इनफैक्ट हो सके क्या करना ही चाहिए, में मिनिमम 2 बार साल में मिनिमम 2 बार आपको अपने कुल पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को अपने घर में बुलाना चाहिए, अपने घर में बुलाना चाहिए और उनसे पूजा पाठ करानी चाहिए, उनसे पूजा पाठ करानी चाहिए। जितने ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़ेंगे उतना आपका गुरु दोष कम होता जाएगा। अगेन, गुरु 7th हाउस में है, गुरु 7th हाउस में है तो घर में पूजा आप अवॉइड कर सकते हैं, बाहर जाकर आप मंदिर में बैठकर पूजा करा सकते हैं। देखिए, जब गुरु 7th हाउस में होता है तो हम लाल किताब एडवाइस करता है कि जो कलेक्टिव स्थान होता है ना पूजा करने का, कलेक्टिव स्थान, वहां पर जाके पूजा करना बेटर है। अब लाल किताब के हिसाब से बहुत लोग कहते हैं कि अगर गुरु आपके 7th हाउस में हो गया तो घर में आप मंदिर मत बनाइए, घर में आइडियल्स नहीं रखिए। ऑनेस्टली मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर लाल किताब ये इसलिए संकेत करता है कि अगर एक गृहस्थ का पूजा पाठ में ज्यादा मन लगने लग गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी गृहस्थी में ऊपर नीचे आ जाए। पर ये ऑनेस्टली एक पर्सनल चॉइस है, लाल किताब अपने तरफ से सजेस्ट करता है, पर चॉइस आपकी है। बट हाँ, अगर आपके वर्ष फल में, जैसे कि सपोज इस साल भी गुरु आपके 7th हाउस में है, सिर्फ इस साल भी अगर गुरु आपके 7th हाउस में है तो आप घर में पंडित जी को बुलाकर पूजा कराने के बजाय मंदिर में करा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर हम ये एडवाइस मान भी लेंगे तो कोई नुकसान तो है नहीं, तो फिर क्यों ना माने। अच्छा है, मंदिर में भी त्रयोदशी की पूजा होती है, आपके बर्थडे पे आप कभी जाके कोई पूजा करा सकते हैं, नवरात्रि आ रही है, तो इट इज बेटर, इट इज एडवाइजेबल ओनली फॉर द पीपल हु हैव जुपिटर इन द 7th हाउस। वरना कम से कम साल में 2 बार। देखिए, आज जो ब्राह्मण होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, पहले हर फैमिली का एक कुल पुरोहित होता है। एक्चुअली उनका जो अंश है, उनके जो अन्न है, उनका उनका जो भी पालन पोषण है वो यजमानों से ही होता था, यजमान ही करते थे। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो भी रेमेडीज बनाई गई है वो एक सर्कुलर पैटर्न जैसा बन जाता है। आपकी तरफ भी पॉजिटिविटी आती है और आपने एक ब्राह्मण के घर में भी पॉजिटिविटी भेज दी, उनका घर संसार को भरकर। बस यही है लाल किताब की रेमेडीज की ब्यूटी। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ब्राह्मण्स को कर सकते हैं, आप पूजा नहीं भी कराए तो जैसे हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक नियम बना रखा है कि मैं हर एकादशी, महीने में 2 एकादशी आती है, मैं एक एकादशी जाके हमारे जो घर के पंडित जी है उनको जाके दान पूर्ण कराती हूँ। इससे एक पैटर्न बन जाता है, इससे एक क्लॉक बन जाता है, एक टाइम टेबल बन जाता है कि हमें उनको कुछ ना कुछ दान देना है। पर ये दान वो नहीं है जो जो मैंने आपको कैलकुलेशन वाला बताया, वो एक बार है, आप कुछ भी दे सकते हो। पर महीने में एक बार आप श्रद्धा से अपने कुल पुरोहित या मंदिर के किसी भी पंडित जी को जाकर ये दान कर सकते हैं, स्पेशली तो गुरु दोष। एक दिन फिक्स कर लेंगे तो इट बिकम्स इजियर। उसके अलावा 100% आप काऊ को ग्रीन फॉडर खिलाइए। आज काऊ गाय गाय में तो हम बोलते ही हैं कि हमारे इतने देवी देवता रहते हैं, तो उनको भी आप हरी घास खिला सकते हैं। अगर हो सके तो बस एक गायत्री मंत्र की माला, हो सके तो एक गायत्री मंत्र की माला रोज कर लीजिए, नहीं तो विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए, नहीं तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंत्र जाप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज मंत्र की जो शक्ति है
वो डायरेक्टली आपके इनर एनर्जीज, आपके सबकॉन्शियस को बहुत ज्यादा प्योरीफाई कर देती है। बट यहाँ पर उन मंत्रों के उच्चारण का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड काउंट नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी 1.25 लाख चैंटिंग करना भी अपने आप में कमिटमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आप रोज रोज नियम से एक माला भी करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने गुरु ग्रह को, आप विष्णु भगवान को जो कि गुरु ग्रह के देवता भी माने गए हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। बाकी जो मेन उपाय है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दीज वर द उपाय फॉर पितृऋण एंड गुरु दोष। कुछ उपाय आप ये श्राद्ध के पक्ष में कर सकते हैं और कुछ आप निरंतर करते रहिए, फॉर एवर करते रहिए। गुरु दोष तो कम होता ही रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा। इससे आपके ही संचित कर्मा भी बेहतर होते रहेंगे। अब ये ऐसे उपाय जो आपको बैकफायर नहीं कर सकते, ये जेनेरिक उपाय है। ये आपको बैकफायर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप ये उपाय आपको समझ में आए होंगे। काफी सिंपल है, बस एफर्ट लेना है। थोड़ी सी इनिशियली हो सकता है कि हमें थोड़ा आलस भी आए, कभी कभी छूट जाता है। बट जहां तक हो सके, जैसे पीपल के पेड़ की सेवा है, गाय की सेवा है, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना है, घर में पूजा पाठ कराना है, भले ही छोटे बड़े जो रूप में, ये आप करते रहिए। स्पेशली उनके लिए जिनको ये गुरु दोष है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 9 दोष होते हैं, 9 डेप्थ। एक होता है स्त्री ऋण, जो कि वीनस से क्रिएट होता है। शुक्र से, अगर शुक्र राहु साथ में आ जाए, शुक्र अपने किसी एनिमी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, दूसरे और सातवें घर में, बहुत सारी कंडीशंस है ऐसी, आपकी मातृ ऋण क्रिएट होता है। उन सबके उपाय अलग होते हैं। जिनको हम डेप्थ में ब्रीफली समझेंगे इस कोर्स में। ये 2 दिन का हमारा कोर्स है, 6 एंड 7 सितंबर। टाइमिंग यामिनी मैम आपको अपडेट कर देगी, बिकॉज काफी लोगों ने हमसे कहा कि दे प्रेफर 5 o'clock का टाइम। तो हम वो भी वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट। आप अपने टाइम का भी प्रेफरेंस बता सकते हैं। और हाँ, जब आप ये कोर्स अटेंड करें, आपकी पूरी फैमिली की कुंडली लेके बैठिएगा, ताकि हम उसी समय एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी कुंडलियों में कौन से दिन है, और ये पितृ पक्ष में जहां तक हो सके हम इनके उपाय भी कर सके। इसका प्राइस भी हमने 699 ही रख रखा है। इट इज एक्चुअली क्वाइट नॉमिनल हमारे हिसाब से, फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ यू विल गेट once you are able to clear off these gaps. Now, I welcome you all. अगर आपको कोई भी questions हो, आपको कुछ पूछना हो about the course, आज जो हमने discuss किया, please let me know. आप please पूछिए। Is it clear to everybody? क्या आप इसको relate कर पाए? क्या आप इसको थोड़ा समझ पाए? Yes, आशा सिंह जी। यस मैम, मेरे को एक चीज पूछना है, जो पितृ ऋण होता है क्या ये सिर्फ बॉयज को ही होता है या फीमेल्स ऑल्सो गेट द पितृ ऋण? फीमेल्स को भी होता है मैम, ओके। किसी को भी होता है। अच्छा, एक और बात, जैसे बहुत लोग कहते हैं लाल किताब में देयर आर वेरियंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो, बोलते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण नहीं है, गुरु दोष नहीं है, तो बाकी के भी एप्लीकेबल नहीं होते। बट पर्सनली अगर गुरु दोष नहीं है तो भी 8 ऋण अगर है उनमें से कोई है तो वो एप्लीकेबल है। मतलब गुरु दोष तो नहीं है पर बाकी के तो भी एप्लीकेबल है। कोई कोई बोलते हैं कि अगर गुरु दोष नहीं हुआ तो बाकी के ऋण एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि उससे फर्क पड़ता है। और हाँ, एक मेल और फीमेल के हॉरोस्कोप में थोड़ी सी इंटेंसिटी में फर्क आ सकता है। जैसे कि अगर बुध ग्रह एक मेल के हॉरोस्कोप में 12वें घर में चला गया तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। वो भी इसलिए मैम, बिकॉज पहले जमाने में मेल को अर्निंग फिगर माना जाता था। पहले जमाने में जब ये किताबें लिखी गई थी, जब ये कॉन्सेप्ट आया था, खाली मेल को घर का अर्निंग मेंबर समझा जाता था। तो ये उस कॉन्सेप्ट से लिखा गया है। बट आज के जमाने में जब हम हम औरतें भी
we are playing an equally important role in the financial growth and stability, ये उन पे भी apply होता है. Yes, ma'am. Anybody else? So I hope कि आपको ये सब resonate हुआ, clear हुआ, हो सकता